लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 35D एंड सेक्शन 35ABB टेलीकॉम लाइसेंस के बारे में कुछ बातें देखी थी और फिर हमने आगे पढ़ा था 35D जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेके बात करता है, राइट। वहां पे किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं बेटा। आगे है सेक्शन 35DD। आगे हमारा आज का जो सेक्शन है वो है 35DD। ओके, किस चीज का है सेक्शन 35DD? एनीवन नोज? किसी को पता है? एक्सपेंस ऑन अमलगमेशन और डीमर्जर। ओके, एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन और डीमर्जर। क्या होता है एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन और डीमर्जर? सबसे पहले तो समझिए, आपने ये डिसाइड किया कि भाई हम हमारी कंपनी को किसी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, या अमलगमेट कर रहे हैं, राइट। ओके, अब उस केस में, ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया तो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगे, उसकी एक स्कीम बनती है, ठीक है, क्योंकि आपको कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है अमलगमेशन करने के लिए। ऐसा थोड़ी आपका मन हुआ और आपने कर लिया, तो आपको वो स्कीम बनानी पड़ती है, उसके लिए लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं, अप्रूवल लेनी पड़ती है, बहुत सारा काम होता है, ठीक है, फिर कंपनी का नाम चेंज होना वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जो एक्सपेंसेस हुआ है, ये जो एक्सपेंसेस हुआ है, इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार के लिए तो नहीं मिलेगा, ये तो लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है। जो नाम आपने एक बार चेंज करवा लिया, जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लिए, तो लॉन्ग टर्म लाइफ, लॉन्ग लाइफ चलेंगे ना। तो इसलिए इस अमाउंट के लिए ध्यान रहे, छूट हम किसको दे रहे हैं बेटा? इंडियन कंपनी को दे रहे हैं, और एक साथ ना दे की कितनी दे रहे हैं? 1/5 till 5 years। 1/5 till 5 years 5 साल तक 1/5 अलाउ करते हैं। कई बार एक सवाल आता है मन में कि सर ये 1/5 रिडक्शन किसको मिलती है? अमलगमेटिंग कंपनी को या अमलगमेटेड कंपनी को, मर्ज कंपनी को या रिजल्टिंग कंपनी को? बता सकते हैं सर? जो एक्सपेंसेस बियर करती है उस कंपनी को। जो एक्सपेंसेस बियर करता है। अच्छा, एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा? क्या ये फिक्स है? नो सर। नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। जस्ट लाइक जब हम किसी को गाड़ी बेचते हैं, कार बेचते हैं, तो नाम ट्रांसफर का खर्चा कौन करेगा? ये डिपेंड करता है। आपने अगर सेल कंसिडरेशन में इंक्लूड कर लिया होगा तो आप कहेंगे भैया सारा खर्चा आपका, राइट। और वरना बोलेगा कि भाई सेल कंसिडरेशन के अलावा खरीदने वाले को देना पड़ेगा, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। जिसने भी एक्सपेंसेस किया हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ये एक्सपेंसेस अलाउ कर देंगे 1/5। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ये छोटे छोटे सेक्शंस है ना, ये इतने ज्यादा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इनमें कोर बात पकड़े बस। चलिए आगे चलते हैं बेटा। सेक्शन 35DDA ये बात करता है VRS एक्सपेंसेस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हमने सैलरी में पढ़ा था कि सब हम VRS का पेमेंट करते हैं एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट हमने वहां पढ़ा। अभी यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि देने वाले का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जिस बंदे ने VRS का पेमेंट किया है, जिस बंदे ने VRS का पेमेंट किया, उसके लिए तो वो एक्सपेंसेस है और कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, ठीक है। उसके लिए वो खर्चा कैसे अलाउ होगा वो भी हम बता देते हैं। तो सेम चीज है, इट्स कैपिटल एक्सपेंसेस एंड अलाउड 1/5 till 5 years। allowed 1/5 till 5 years।
बोलिए, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज आपने कभी नोट नहीं की हो। मान लीजिए एक्स कंपनी ने वीआरएस का पेमेंट किया, है ना, एक्स कंपनी ने वीआरएस का पेमेंट किया, 5 साल में उसको इंस्टॉलमेंट में छूट लेनी थी, 2 साल उसने छूट क्लेम की, तीसरे साल उसका अमलगमेशन हो गया दूसरी कंपनी के अंदर, तो अब उस एक्सपेंसेस का क्या होगा जो अनक्लेम्ड है? क्या लगता है आपको? बोलिए, क्या लगता है आपको? अभी भी लेगा सर छूट तो। कौन? वो तो है ही नहीं कंपनी, वो तो खत्म हो गई। एक्स कंपनी मान लो इसके पास वीआरएस का खर्चा हुआ था, अब वाई कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया, मतलब अमलगमेट हो गई, एक्स कंपनी वाई में अमलगमेट हो गई। एक्स कंपनी ने 50 लाख का खर्चा किया था, 2 साल में 10-10 लाख तो क्लेम कर लिया था, पर जो अनक्लेम्ड अमाउंट है व्हाट इज 30 लाख, उसका क्या? सर वो अब एक्स ले लेगा ना, क्योंकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहा होगा जब अमेलगमेट कर रहा है तो एक्स ले लेगा। स्टेटमेंट। सब वाई वाई ले एक्स लेगा। में, सर वाई ने ले लिया ना, टेक ओवर कर लिया, तो वाई ले लेगा। अच्छा वाई ने टेक ओवर किया तो सर वाई ले लेगा फिर। वाई ले लेगा, बिल्कुल ठीक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, इन केस ऑफ amalgamation, amalgamated company can claim deduction for remaining period। ठीक है, तो जितने टाइम की डिडक्शन बची है उतने टाइम की वाई क्लेम कर सकता है। सर अब ना जैसे ये क्लेम है ना, अब अमालगमेटेड कंपनी करेगी डिडक्शन का, तो ये 30 लाख ना मतलब 3 इयर्स के लिए करेगी या फिर अब नेक्स्ट 5 ईयर हो जाएगा? नहीं, 3 साल, 3 साल नए फ्रेश, 5 साल नहीं है, ओके रिमेनिंग पीरियड की, एज इफ नो अमालगमेशन, इस तरीके से। सर एक बार फिर से बता दोगे सर, ये वीआरएस का ये सर अमालगमेशन वाला? भाई एक्स के पास 5 साल के लिए क्लेम करने की छूट थी कि वो 10-10 लाख 5 साल क्लेम कर सकता है, पर 2 साल उसने क्लेम किए, आफ्टर दैट वाई कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो एक्स तो खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है एक्स कंपनी तो अब अगले 3 साल 10-10 लाख की एग्जम्पशन कौन क्लेम, डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? वाई क्लेम करेगा, एज इफ नो अमलगमेशन टेक प्लेस। ओके सर। तो वीआरएस की छूट किसे मिलेगी, कंपनी को या किसी को भी? तो ये बात भी आप हमेशा याद रखें, ऑल एसएससी। ठीक है, ये छूट किसको मिलेगी? सारे एसएससी को, चाहे आप कोई भी हो। सर इस एग्जांपल में वाई ने मतलब वाई में मर्ज हुआ था क्या सर एक्स? नहीं होगा ना बेटा, जिस जो अक्वायर करता है वो होल्डिंग होता है, होल्डिंग मतलब कि उसमें समाहित होता है। तो ये अमेलगमेशन थोड़ी हुआ सर, अमेलगमेशन में तो दोनों कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। अमलगमेशन कई टाइप का होता है, एक कंपनी दूसरे को खरीदती है तो भी अमलगमेशन है, 2 कंपनी मिलकर नहीं तो सर बनाती है तो एक्सपोजिशन में क्या फर्क रह गया फिर? एक्विजिशन में क्या फर्क रह गया फिर? अगर वो यही है तो एक्विजिशन एक्विजिशन में मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली, तुम तुम्हारा समझो, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, समझ रहे हो? दैट मीन्स हमें तुमसे मतलब नहीं, हम तुम्हारे साथ मिलके काम नहीं करेंगे, दैट इज एक्विजिशन। और तुम भी मेरे साथ आ जाओ, अपन मिलके काम करते हैं, दैट इज अमलगमेशन। नहीं समझे? आप किसी को कहते हो कि भैया तेरा बिजनेस और मुझे फिर दे, मर्जर? मर्जर भी यही है, 2 कंपनियां मिल जाती है आपस में तो मर्जर बोल देते हैं उसको। सर तो एक ही बात होगी फिर हाँ, तो सारी। अमलगमेशन और मर्जर एक बोल सकते हैं आप, इनके कई रूप है, समझे नहीं आप? एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है,
ठीक है, तो उसको हम अमलगमेशन कहेंगे। दोनों कंपनियां आपस में, अब बोलने का फर्क है, चीज वही है, दोनों कंपनियां आपस में मिलकर काम कर रही है तो उसे हम मर्जर कहेंगे। ठीक है, ये सेंस का फर्क है। सेंस का फर्क क्या है कि मैंने किसी आदमी को बोला कि तुझे पैसे की जरूरत है, मैं तुझे पैसा देता हूं, तेरी कंपनी आज से मेरी, तो बताओ क्या हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं या उसका बिजनेस मैं टेक ओवर कर रहा हूँ? मिलके तो काम नहीं कर रहे थे। टेक ओवर कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैं डोमिनेटिंग हूँ, तो वो हो गया अमलगमेशन। एक दोनों बराबर के हैं, दोनों कहते हैं यार अपन मिलके काम करते हैं, तो वो हो गया मर्जर। ठीक है, अब मर्जर जब होता है तब नया नाम आता है। जब मर्जर होता है ना तब जनरली नया नाम आता है, क्योंकि तुम भी इक्वल, मैं भी इक्वल। मैं कहता हूँ मेरे नाम से बिजनेस चलना चाहिए, तुम कहते हो तुम्हारे नाम से चलना चाहिए, दोनों कहते हैं छोड़ो यार अपन नया काम कर लेते हैं, जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया ने किया, तो उसको हम मर्जर बोल सकते हैं। ठीक है सर। कि मर्जर में दोनों की इक्वालिटी, अमलगमेशन में इक्वालिटी नहीं। हाँ लग गया होगा, क्या लग गया? अरे क्या बोल रहे हो? क्या लग गया बेटा अजय? ओके, प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स। प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स का मतलब क्या है बेटा? इसमें बोला गया, इसमें बोला गया कि सर जो सर डीमर्जर में वीआरएस का क्या ट्रीटमेंट होगा? वो टर्म्स एंड कंडीशन पे है ना बेटा, वो भी मिल जाएगा, सेम चीज है। डीमर्जर में भी सेम चीज है, रिजल्टिंग कंपनी को मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा दोनों में, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन रही होगी ना, कितने सेट आप ले जाओगे, तो उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि डीमर्जर में तो 2 टुकड़े हो रहे हैं। ओके चलिए, हाँ हेमंत मैं एक साथ कर दूंगा बेटा, सारा स्क्रॉल मैं एक साथ कर दूंगा, आप एक बार है ना देख लेते हैं अपन। प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स, इसमें क्या है समझो इसको। इसमें ये बोला गया कि आप जो साइट प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें एक लंबा खर्चा होता है साइट प्रिपरेशन करना। देखो साइट का राइट खरीदना अलग चीज है। मैंने मान लीजिए एक साइट है बहुत बड़ी, लैंड माइन साइट है, जिसमें से मिनरल्स निकलने हैं, और वो बहुत बड़ी साइट है, मैंने उसका लाइसेंस परचेज किया, तो लाइसेंस फीस जो लगी वो अलग एक्सपेंसिव है, वो एक कैपिटल लेजर का एक्सपेंस है। फिर मैं मशीनें ले आया, सब कुछ ले आया, वो सब भी कैपिटल एक्सपेंसिव है। यहाँ पे उन एक्सपेंसिव की बात नहीं चल रही, राइट? अब हमें साइट को तैयार करना है, क्योंकि आपको सबको पता है कि साइट्स कोई एकदम ऐसे तो नहीं होती ना, प्लेन जमीन तो नहीं होती, उसमें हो सकता है पत्थर हो, उसमें पहाड़ हो, तो उनको हटा के हमें उसको क्लीन करके इस तरीके से तैयार कर लेना है कि उसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल हो सके, राइट? अब उस साइट को तैयार करने में जो खर्चा आता है, बताइए क्या वो पूरी साइट में से जो मिनरल निकलेगा उससे रिलेटेड है या सिर्फ 1 साल से रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म का खर्चा है सर, कैपिटल लॉन्ग टर्म, यस सर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, क्योंकि अगले 1 साल 2 साल 5 साल में मैं जितना भी एक्सट्रैक्शन करूंगा वो तो उस खर्चा उन सबके लिए है, क्योंकि साइट तो एक बार ही प्रिपेयर होती है। तो इसलिए बोला गया कि सर ये जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा 1/10 एवरी ईयर टिल 10 years, सॉरी 1/10 एवरी ईयर टिल 10 years। ओके, अच्छा इसमें एक खास बात और है इस एक्सपेंसेस में, इट्स बिहेव लाइक डेप्रिशिएशन। जैसे कि 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक बार ध्यान से सुन लेना बेटा, ये बात हो सकता है आपके लाइफ में या फिर बीएनपी चैप्टर में आपके बहुत काम की हो। 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक रिजिड एक्सपेंसेस बोल दो और एक फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस बोल दो। रिजिड एक्सपेंसेस का मतलब वो हो गए आपको उसकी डिडक्शन लेनी है, चाहे उस डिडक्शन की वजह से लॉस आए
चाहे प्रॉफिट है, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल आपने किसी को सैलरी का पेमेंट किया, बताओ क्या ये अलाउएबल एक्सपेंस है? जी सर। अगर मेरे पास प्रॉफिट कम है, मान लो प्रॉफिट मेरे पास 5 लाख की है, सैलरी मैंने 8 लाख की दी है, तो मैं 8 लाख अलाउ कर सकता हूँ या 5 लाख ही अलाउ कर सकता हूँ? तो 5 लाख। 8 लाख। 5 लाख के प्रॉफिट, 8 लाख की सैलरी, अलाउ कितना कर सकता हूँ? सैलरी 8 8 लाख लाख करोगे, लॉस दिखा तो दोगे। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अरे ऐसे बहुत जल्दी आंसर स्विच करते हैं ना, 5 8 नहीं 5 सर, 8 8 ही रहेगा। 8 ही रहेगा ना। अगर आप ऐसा करने लग गए कि सब प्रॉफिट से ज्यादा मैं खर्चा ही नहीं दिखाऊंगा, तो फिर तो लॉस तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। फिर लॉस कैसे होगा? समझ गए? तो डेप्रिसिएशन करेंगे क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए हम कर देते हैं तो डेप्रिसिएशन में हमने बोला था कि सर डेप्रिसिएशन उतना ही लेस होता है जब सब बच्चे घटाने के बाद, बिफोर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट जो है वो अगर हमारे डेप्रिसिएशन से कम है, तो क्योंकि वो तो एक सीक्रेट रिजर्व है, और रिजर्व बनाने के लिए हम लॉस थोड़ी दिखाएंगे। तो दैट्स व्हाई हम उसको उतना ही लेस करते हैं जितना हमें करना है, जितना प्रॉफिट है, और बाकी अनअब्जॉर्ब हो जाता है। वही सेम चीज यहाँ कही गई कि भैया ये भी एक लॉन्ग टर्म का एक्सपेंसेस है, आपको अमोर्टाइजेशन करना है। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, क्या दोनों सिमिलर थिंग है? बताइए। यस सर। वो हाँ। सिमिलर थिंग, सर। ठीक है, क्योंकि अमोर्टाइजेशन होता है बेटा इनटेंजिबल चीजों का, और डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल चीजों पे। टेंजिबल का। फर्क मोस्टली इतना ही है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम। तो इसमें भी कहा गया कि इफ प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट देन बैलेंस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बट लेस उतना ही करना है जितना प्रॉफिट है, ठीक है। इफ प्रॉफिट आर नॉट sufficient then only up to profit amount can be claimed as डिडक्शन, ठीक है। एंड बैलेंस जो है अनअब्जॉर्ब अमाउंट, इसका भी वर्ड मैं वही यूज करूंगा, अनअब्जॉर्ब अमाउंट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। चल बता दीजिए एक बार, यहां तक क्लियर है क्या? सर इसमें ना आफ्टर 10 इयर्स के बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो लैप्स ही होगा फिर तो। हाँ फिर लैप्स होगा, क्योंकि टाइम 10 साल का ही है। ओके सर। बोल दो बेटा, यहां तक किसी के भी कोई भी डाउट है तो। नो सर। ये हमारे स्पेशल सेक्शंस खत्म होते हैं, जो हमने स्पेशल सेक्शन पढ़ रहे थे हम बीएमपी में, कि स्पेसिफिक एक सेक्शन एक ही एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, वो सारे यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप सब पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, आप सब पढ़ रहे हैं और आप सब कोचिंग ले रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, व्हाई यू आर नॉट सेल्फ स्टडिंग? आप कोचिंग क्यों ले रहे हैं? एक छोटा सा सवाल है, और मैं चाहता हूँ 1 मिनट में आप जवाब दे दें। आप सब सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर रहे, कोचिंग क्यों ले रहे हैं? सर सेल्फ का ट्राई किया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि एक बार तो कोचिंग चाहिए समझने के लिए, फिर तो रिवीजन होता था। नया कंसेप्ट है ना सर, काफी चीजों का। और कोई बाकी? सर थोड़ा self- एक्स्ट्रा नॉलेज हो। ओके सृष्टि। सर हम सेल्फ करते हैं तो हम लोग जो बुक में होता है वहीं से जो मटेरियल होता है वो पढ़ लेते हैं और उसे समझ लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज आप बताते हो कई बार कुछ और चीजें बताते हो वो हमें समझ नहीं आती फिर, इसलिए कोचिंग जरूरी है ऐसा मुझे लगता है।
So that means, in short, you think कि all the teachers have greater knowledge than you, right? Yes sir, definitely. वही उन्हीं में से एक टीचर कह रहा है कि बेटा जितना आप सबको पढ़ाया जा रहा है रिप्लाई जरूर करें। ये मान लीजिए कि वो टीचर अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जो रिप्लाई नहीं करते हैं। अरे हम कोई सिंगर थोड़ी हैं कि आप ताली बजाओगे तो हमें मजा आएगा। हम आपके फायदे के लिए कह रहे हैं कि रिप्लाई करते रहें। रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिप्लाई करने से आपका ध्यान यहीं पे रहता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना अपनी हर क्लास के अंदर, नहीं बेटा अंशु, वो सृष्टि ने मैसेज किया था इसलिए मैंने बोला था। आपका तो मुझे सुन गया था आवाज। तो सृष्टि ने मैसेज किया था चैट बॉक्स में, प्राइवेट मैसेज, दैट्स व्हाई मैंने उसका नाम बोला था, है ना। ओके, क्योंकि मुझे दोनों नाम लेने होते हैं, जिनकी आवाज आती है उनका भी और जिनकी चैट बॉक्स में नाम आता है। तो दैट्स व्हाई बेटा मैं ये कह रहा हूँ रिप्लाई करते रहे। मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ ना कि अपन गाना सुनते हैं तो साथ साथ जब गुनगुनाते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। तो इसलिए मान लीजिए कि आपके टीचर ने कोई बात आपको कही है और आपको फॉलो करनी चाहिए, राइट। ओके, ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है, फिर आगे चलते हैं। प्रेरणा, समृद्धि, सिद्धि, विकास। बेटा आवाज देते रहें। आवाज दी थी ना सर, आपने सुनी नहीं? दी थी सर, आवाज तो दी थी। दोबारा दे लो तो क्या है, ऐसे कुछ छोटा बड़ा थोड़ी होता है। नहीं एक सर बार दी थी तब बोला ये था सर। को समझता नहीं है। एक बार नहीं दिया दोबारा दे लो, ऐसे कोई अपन ईगो प्रॉब्लम थोड़ी है। अरे सर मैंने बोल दिया आपने नहीं सर, वो एक्चुअली में क्या सर, माइक ऑन रहता है ना तो सर आपकी आवाज कटने लग जाती है, इसलिए माइक ऑन रखता नहीं था। चैट बॉक्स है इतना बड़ा, लिखो आराम से। याद नहीं ओके रहता ना सर। सर, इसको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। ओके बेटा, चलिए अच्छी बात। चलिए सेक्शन 36 किसका है भाई, बता दो कोई, एनीवन? अदर डिडक्शन। अदर अदर डिडक्शन। डिडक्शन। अब ये अदर डिडक्शन में हम तो हमेशा क्या पढ़ते हैं, एक चीज ध्यान रखना, आपने इंटर में पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया था। तो हम पढ़ते हैं सब अदर, सेक्शन हम 36 उठाते हैं और उसमें बहुत सारे आइटम पढ़ते हैं। वैसे वो जो बहुत सारे आइटम हैं उनके भी सब सेक्शन है सेक्शन 36 के अंदर, ठीक है। मतलब मैं कहता हूं इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, अब उसका भी सब सेक्शन है, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ कैटल, उसका भी सब सेक्शन है। फैमिली प्रमोशन के एक्सपेंसेस, उसका भी सब सेक्शन है। पर जाहिर सी बात हम इतने सब सेक्शन याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैं इसको हमेशा एक हेडिंग के अंदर ही लेके चलता हूं, राइट। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं। पहला है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, अलाउ है या नहीं है। बहुत लॉजिकली जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना, जवाब जरूर देना, क्योंकि सोच समझने के बाद अलाउड है सर, अलाउड है। अलाउ है सर। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक आप कह रहे हैं सर अलाउ है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए साहब अलाउ है। दूसरा आ जाइए, इंश्योरेंस ऑफ केटल्स, अलाउड है सर। अलाउड है। यस, अगर हमारा इस चीज का बिजनेस है, वो हमारी बिजनेस में काम आने वाली चीज है तो। अच्छा, कौन कौन से इंश्योरेंस कैपिटल नेचर के होते हैं और कौन कौन से इंश्योरेंस रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ये बता दो, तो बता सकते हैं? हेल्थ केयर सर रेवेन्यू नेचर का होता है। और बोलो।
तो लाइफ इंश्योरेंस कैपिटल नेचर का होता है क्या? लाइफ इंश्योरेंस कैपिटल नेचर का होगा। तो एक चीज हेल्थ ध्यान वाला रखिए, हो गया ना सर रेवेन्यू का। और भी तो है, मरीन भी है, फायर भी है, मैं तो बोल रहा हूँ और बोलो, एक ही नहीं है ना बेटा। सिंपल सी कहानी है सर, वो लॉन्ग टर्म वाला कंसेप्ट लगा लो जो लंबे टाइम के लिए है, या कौन कौन से पैसे। इंश्योरेंस लंबे टाइम के लिए होते हैं? लाइफ सर लाइफ इंश्योरेंस, का हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस। लाइफ का हो गया सबसे पहले तो लंबे टाइम के लिए, और और ये स्टॉक का हो गया, क्या? ये स्टॉक वाला जो आपने बताया था। सब व्हीकल्स या बिजनेस असेट्स। सर हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है ना? स्टॉक नहीं होगा लंबे टाइम के लिए, वो तो साल का भी होता है। सब व्हीकल्स और बिजनेस असेट्स। चलिए सुनिए, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कैपिटल नेचर होता है, बाकी सारे इंश्योरेंस रेवेन्यू नेचर होते हैं। ठीक है, आंसर शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है, आंसर शुड बी स्पेसिफिक। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कैपिटल नेचर होता है, बाकी सारे रेवेन्यू नेचर होते हैं। ठीक है, मोस्टली इंश्योरेंस तो कवर ही 12 महीने करते हैं, आजकल 2-3 साल के भी करने लग गए। ठीक है, फिर भी वो रेवेन्यू ही होते हैं क्योंकि उनकी जो वैलिडिटी है वो एक फिक्स है। ठीक है, वो ईयरली एक्सपेंसेस ही है आपका, राइट। आपने पेमेंट हो सकता है 3 साल का एडवांस कर दिया, बट वो रहते रेवेन्यू नेचर में ही। तो सिर्फ हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस ऐसा है जो कैपिटल नेचर। ओके, बाकी सारे 12 महीने के ही होते हैं। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय बोलो, अलाउ और डिसअलाउ? अलाउड। अलाउ तो मैंने लिख दिया। अब इसके बारे में एक खास बात है, कोई बता सकता है क्या? सिद्धि, चलो सिद्धि से पूछ सिद्धि से पूछते हैं। वैसे तो शुभम ने बोल दिया, फिर भी अब जो लोग नहीं बोलेंगे मुझे उनसे बोलना पड़ेगा। अदर देन कैश पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए, या कैश पेमेंट अलाउेबल नहीं है। ओके, अरे सिद्धि, वेयर आर यू? सर बोलो क्या बेटा। पॉइंट था सर? अदर देन कैश क्या? हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय जब अपन करवाते हैं तो उसका पेमेंट आपको अदर देन कैश करना है तो ही वो अलाउेबल है। अगर आपने कैश पेमेंट किया है, मान लीजिए मैं कहता हूँ इंश्योरेंस मैंने करवाया अपने एम्प्लॉय का 8,000 रुपए का और पेमेंट कैश में किया, तो वो फिर मेरे लिए अलाउेबल नहीं है। अच्छा सर, इसमें वो 10,000 वाली लिमिट नहीं लगती? नहीं, वो नहीं लगेगी इसमें। तो 1 रुपए का भी पेमेंट है तो भी चेक से ही होना चाहिए। ओके सर। चलिए, बोनस और कमीशन बोलो, अलाउ है या नहीं है? अलाउड है, अलाउड है सर। पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। अलाउड है सर। बिल्कुल अलाउड है और पेमेंट बेसिस पे है। सही कहा हर्षित ने। और ये बात कहाँ लिखी गई है? 53B में है सर। अच्छा, क्या इन दोनों बातों में फर्क है? हमने जो कहा अदर देन कैश पेमेंट और पेमेंट बेसिस पे अलाउड, क्या इन दोनों बातों में फर्क है? सर ये वो Yes. ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा कि सर, मतलब Yes. हर साल अक्रूड बेसिस पे नहीं मिलेगा, जब पेमेंट करेंगे तभी मिलेगा। यस, बिल्कुल। बोनस और कमीशन का पेमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब वो कैश हुआ या कैसे हुआ उससे मतलब नहीं। 10,000 वाली जो नॉर्मल लिमिट है वो सब पे लगती है। ओके, बोले यहां तक कोई डाउट किसी के नहीं है? अब आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बोरन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अलाउड है सर। ठीक है, देखिए अभी ये कहना अलाउ है या डिसअलाउ है गलत हो जाएगा बेटा। तो पहले इसका लॉजिक समझिए, क्योंकि इसमें एक नहीं मल्टीपल केसेस है, राइट। पहला केस देखिए, पहले ये डिपेंड करता है आपने लोन लिया क्यों। दैट कैन बी फॉर कैपिटल एसेट या फिक्स एसेट, और दैट कैन बी फॉर वर्किंग लोन, राइट। अगर वर्किंग लोन लिया है, वर्किंग लोन कौन कौन से होते हैं कोई बता सकता है? तो मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज चलते हैं आगे। सर WCDL, CC लिमिट। सीसी लिमिट, बिल्कुल ठीक है। लिमिट कोई भी CCOD वगैरह। सर WCDL,
वर्किंग OD, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, डिसबर्समेंट लोन होता है ना, तब भी नाम सही। अलग अलग है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, टेक्निकल नाम लिखेंगे तो वर्किंग कैपिटल लोन लिख देता हूँ, ठीक है। CC हो गया, OD हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, राइट। चलिए, ये सारे इंटरेस्ट अलाउड है, ध्यान रहे इंटरेस्ट अलाउड है, लोन अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो तो इंटरेस्ट है ना। ओके, कैपिटल असेट के लिए लोन लिया, बोलिए अलाउ है या डिसअलाउ है? सर वो उसमें पुट टू यूज वाला देखेंगे ना अपन। हाँ, अगर अप टू पुट टू यूज है तो डिसअलाउड है सर, और आफ्टर पुट टू यूज है तो अलाउड होगा। अप टू पुट टू यूज, ये बेटा कैपिटलाइज होता है, ये मैंने बताया भी था आपको डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, एडेड इन कॉस्ट। और आफ्टर पुट टू यूज इट्स अलाउड। बोलो बेटा, क्लियर है ये पॉइंट? यस जी सर। सर। सर ये वर्किंग कैपिटल वाले में क्या बताया था, कौन सा अलाउड, इंटरेस्ट अमाउंट अलाउड? इंटरेस्ट बेटा, क्योंकि ये सारी बात किसकी चल रही है, इंटरेस्ट। कई बार आपको बोल दिया जाता है कि हमने वर्किंग कैपिटल लोन का रीपेमेंट किया, कितने रुपए रीपेमेंट किया सर? 1 लाख का रीपेमेंट किया, जिसमें 90,000 प्रिंसिपल है, 10,000 इंटरेस्ट है, तो आपको कितना अलाउड है बताओ? 10,000। हाँ 10,000, आप 1 लाख मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो 10,000 ही अलाउ है, इंटरेस्ट एलिमेंट ही अलाउड है, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखो, अगर टैक्स को, ध्यान से सुनना बेटा, अगर टैक्स को आप समझ के पढ़ रहे हो और एक बार आपने समझ लिया तो कभी आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। प्रॉब्लम होती है कि हम ऊपर ऊपर से समझते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है ऐसा होता है, हम उससे डरते हैं, दैट्स व्हाई, अदरवाइज बहुत इजी है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपसे इसी लोन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। क्या प्रोप्राइटर को अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ है या नहीं? सर डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल अलाउ और डिसअलाउ? सर डिसअलाउड। ओके, डिसअलाउड है। डिसअलाउड है, ओके। और सभी रिप्लाई कर दो, सभी। आर्य, अच्छा कोई बता सकता है क्यों? वाई? अरे हाजिरी नहीं लगानी होती बेटा, जब भी मैं नाम लेता हूँ यस सर, हाँ सर, जवाब दो क्वेश्चन का, हाँ ऐसे बोलो। कोई बता सकता है वाई? एनीवन? क्योंकि अगर ये डिसअलाउड है, क्योंकि सर कैपिटल पर खुद को इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ये कहूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, तो अलाउ है या नहीं है? पहले इसका जवाब दे दो। सर ये तो अलाउ होगा ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। अलाउ है सर ये तो। ये अलाउड है। तो सर ये अलाउड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिसअलाउड है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ पहले तो, मैंने क्वेश्चन पूछा है, रीजन बताओ। ओके, तो सुनिए, टैक्स के अंदर एक रूल होता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज ऑफ नॉट रीजनेबल अमाउंट। नहीं, देखिए टैक्स के अंदर एक रूल होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मींस इनकम कमाने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, ठीक है। इनकम कमाने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, एक देने वाला एक लेने वाला। नो वन कैन अर्न इनकम बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कोई अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता, ठीक है। तो जब कोई अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता तो खुद को देने वाला खर्चा पेमेंट कैसे होगा?
पेमेंट खर्चा कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहा कि साहब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटरी कैपिटल को खर्चा मानता हूँ तो जाहिर सी बात है प्रोप्राइटरी की इनकम भी माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि एक जने के लिए खर्चा दूसरे जने के लिए इनकम, टैक्स तो यही कहता है। यस राइट। पर जब वहां पे वो रूल कहता है कि कोई अपने आप से इनकम कमा ही नहीं सकता, तो इनकम तो नहीं है, और इनकम नहीं है तो खर्चा भी नहीं है। आई बात समझ में? एक लॉजिक तो ठीक है ये। सर। दूसरा लॉजिक और सुन लो। दूसरा लॉजिक ये है कि मान लो कि मैंने 10 लाख रुपए कमाए अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से विदाउट डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनना। अब मैं बोलता हूं कि साहब मैंने अपने आप को 1 लाख का इंटरेस्ट दिया और मैं उसको लेस कर देता हूं, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 9 लाख। 9 लाख होगा। ठीक है। अब मैं जब अपनी इनकम निकाल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस 9 लाख रुपए, राइट? यस सर। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखूंगा 1 लाख रुपए, या फिर बीएनपी में आ जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस बोलिए, सर। 1 लाख, तो ओवरऑल मेरी इनकम कितनी हुई? 10 लाख ही हुई। 10 लाख हुई। और अगर मैं इसे डिसअलाउड कर देता तो मेरी ओवरऑल इनकम कितनी होती? 9 लाख। 9 लाख। तो 10 लाख ही होती। अच्छा 10 लाख ही BNP हुई। 10 की होगी ना सर, आप दूसरी हेडिंग में दिखा दोगे उसको। बात तो वही है, मेरे पास तो ओवरऑल प्रॉफिट 10 लाख ही आना है, चाहे Yes, मैं sir. उसको टुकड़े करके ले आऊं चाहे मैं एक साथ ले आऊं। तो इसलिए बोला गया फिर जरूरत क्या है? समझ गए? पहली बात, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। राइट? फर्म अलग है, एसएससी है, पार्टनर अलग एसएससी है, तो दैट्स व्हाई उनको अलाउ किया गया। आगे बात समझ में? सर किसी इसमें का आप वो सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहे हो क्या सर? हाँ, तो अलग ही होती है ना। इनकम टैक्स में हमने 7% पढ़े हैं, तो इंडिविजुअल अलग पढ़ा है। प्रोप्राइटरशिप समझ गए कि चलो सेपरेट नहीं है, पार्टनरशिप में मान लिया सेपरेट है। कंपनी के केस में भी तो फिर यही होगा। कंपनी में कौन सा इंटरेस्ट जाता है मालिक को? क्या सर? कंपनी में कौन सा इंटरेस्ट जाता है मालिक को? कभी देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी में? नो सर। नहीं। कैपिटल थोड़ी होती है कंपनी में, शेयर कैपिटल होती है, और शेयर कैपिटल पे डिविडेंड जाता है। डिविडेंड मिलता है सर। कहीं नहीं। अरे कानून बनाने वालों ने 1000 बार सोचा होगा, तो आप ही सोचते हो कि कहीं लूपहोल मिल जाए, नहीं मिलेगा। उन्हें अपन तो बैठे हैं 25 जने 20 जने, वो बैठते हैं हजारों लोग। राइट? हर चीज सोच ली उन्होंने, हर तरीके से घुमा फिरा के सोचा हुआ है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटरी कैपिटल अलाउड नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अलाउड है अप टू लिमिट ऑफ 40B। राइट? इसके अलावा अगर आपने पेमेंट किया है एक्सेस, वो डिसअलाउड हो जाएगा। वो सारी बातें अपनी जगह हैं। इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और लिख देता हूं मैं। आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया और करने में लेट हो गए, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा। अलाउ है या नहीं है? अलाउ नहीं होना चाहिए। डिसअलाउ। अरे इनकम टैक्स खुद ही अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स तो खुद ही अलाउड नहीं है, उसका डिविडेंड उसका इंटरेस्ट कैसे अलाउ होगा? समझ गए? यस सर। ओके, चलिए आगे चल लेते हैं। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। सेक्शन 36। सर इसमें एक बीओपी और बीओआई वाला भी तो था ना, उनका इंटरेस्ट भी तो अलाउ नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? 40BA में होता है। चलो मैं लिखवा देता हूँ वो भी, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बता देता हूँ। लिख लिया तो होगा। इंटरेस्ट ऑन interest to member of AOP or BOI.
डिसअलाउ, ठीक है। और ये सेक्शन 40 बीए के अंदर होता है, पर इसको डिसअलाउ करने का एक तरीका होता है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया होगा, तो जो नेट अमाउंट होता है सिर्फ वही डिसअलाउ होता है, ठीक है, क्योंकि एओपी और बीआई पे जो टैक्स रेट लगती है वो हायर रेट से लगती है, ठीक है। Yes. और अगर मेंबर पे इंटरेस्ट लगेगा तो कम रेट से लगेगा, तो दैट्स व्हाई बोला गया कि नहीं, पहले आपको वहां टैक्स देना है, फिर आप अपने हैंड में लेके जाइए उसको। ओके सर। ओके सर। चलिए, सर ये जो पार्टनरशिप वाले में आपने 40 भी लिखा है, ये क्या वो 12% है क्या सर? हाँ हाँ 12%, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेटा आगे आ जाइए। जीरो कूपन बॉन्ड। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स के पेमेंट्स होते हैं, कई बार डिले हो जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स से जो पेमेंट्स होते हैं ना, और उनपे जो इंटरेस्ट पे होता है वो अलाउ होगा या डिसअलाउ? वो अलाउ हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स खुद भी अलाउ है और उसके खर्चे भी अलाउ है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स खुद भी अलाउ नहीं है, उसके खर्चे भी अलाउ नहीं, ठीक है। और पेनल्टी कोई लगती है, लेट फीस वगैरह, वो अलाउ नहीं है, इंटरेस्ट अलाउ होता है, ओके। चलिए, जीरो कूपन बॉन्ड नाम सबने सुना होगा। यस सर। तो इंटरेस्ट तो मत लिखो, क्योंकि इंटरेस्ट तो देते नहीं है ना, जीरो कूपन बॉन्ड देते हैं क्या इंटरेस्ट? नहीं देते सर। क्या देते हैं फिर? सर वो हैवी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होता है सर। बहुत लो रेट पे। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है, ये हमने कैपिटल गेन में पढ़ते हैं हम, कि जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए कैपिटल गेन हो जाता है, बट जो कंपनी इश्यू कर रही है उसके लिए जो डिस्काउंट अमाउंट है, क्या ये एक्सपेंसेस है? यस सर। यस। और ये अलाउ होता है कितने टाइम में? सर बॉन्ड की जितनी लाइफ होती है। बिल्कुल। 5 साल का बॉन्ड इश्यू किया, 100 रुपए वाला 70 रुपए में, ऐसे सुन लो, 100 रुपए का बॉन्ड 70 रुपए में इश्यू किया, तो 30 रुपए का नुकसान हो रहा है कंपनी को, और वो 30 रुपए उसकी फंडिंग कॉस्ट है, कि वो 5 साल जो पैसा काम में लेंगे उसकी कॉस्ट है, तो दैट्स व्हाई वो 30 रुपए आने वाले 5 साल में अलाउ कर दी जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, लास्ट वन, आज का लास्ट पॉइंट है, एक्सपेंसेस ऑन एनिमल्स। एक्सपेंसेस ऑन एनिमल्स या कैटल्स, ठीक है। कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं हम? परचेज प्राइस की बात कर रहे हैं, बाकी खर्चे नहीं, उनको खिलाने पिलाने के खर्चे नहीं, वो तो ऑपरेटिंग में आ जाएंगे। एक्सपेंसेस ऑन एनिमल की बात, जो परचेज प्राइस। अब जब हमने एनिमल को परचेज किया होगा, कैटल्स को परचेज किया होगा, क्या हमने उसको अलाउ किया होगा, उस खर्चे को, उनकी कॉस्ट को? यस सर। हाँ क्या होगा? हाँ हाँ सर, लंबे टाइम के लिए एक्सपेंस है ना कैपिटल, तो पीरियड ऑफ टाइम अलाउ किया होगा, आपका, अलाउ किया होगा। करेंगे सर मेरे ख्याल से तो। नो सर। निवी कह रहे हैं नो, सृष्टि कह रहे हैं नो, हर्षित कह रहा है नो, एंड विकास कह रहा है नो। शुभम? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ अलाउ होगा। अलाउ होगा, अच्छा। शुभम कह रहा है अलाउ होगा, पंकज कह रहा है अलाउ होगा, और बाकी? अलाउ है सर। आपने एनिमल परचेज किया, एक भैंस परचेज की, हाँ सर। 50,000 रुपए की, तो 50,000 अलाउ होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना सर, अगर अपन उससे इनकम कमाएंगे तो उसका एक्सपेंस भी अलाउ हो गई। अगर पूरा नहीं होगा सर, पूरा नहीं होगा अलाउ एक बार में। अरे पंकज, आंसर स्टेबल रखो, एक आंसर रखो, फिर समझो, फिर उसको सीखो, बार-बार में चेंज मत करो अपना आंसर, वरना स्टैंड ही क्लियर नहीं हो पाएगा। नॉट अलाउड एज इट इज ए कैपिटल एक्सपेंसेस। अरे कैपिटल एक्सपेंसेस कब से टैक्स में अलाउ करने लग गए? 4 कंडीशन में दूसरी कंडीशन ये थी ना, एक्सपेंसेस शुड बी रेवेन्यू इन नेचर। तो जो कैटल्स खरीदते हो वो कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है? कैपिटल। फिर कैसे अलाउ कर रहे हो आप उसको, बताओ, किस बेसिस पे कर रहे हो? हाँ शुभम? सर वो अच्छा, मैंने
आवाज सही आ रही है क्या? एक बार मेरी बोल तो बीच में पहले। यस सर, आपकी आवाज से। यस सर। आकार एक बार री लॉगिन कर लो बेटा। ओके, हाँ जी, अब बोलो क्यों अलाउ कर रहे हैं आप? सर यही तो बोला था कि कैपिटल एक्सपेंस है तो इसको डेप्रिसिएशन की तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड करूंगा मैं। बेटा डेप्रिसिएशन का तुमने नाम ही नहीं लिया। यू सेड सर इट्स अलाउड, मैंने आफ्टर दैट यू सेड सर एक साथ नहीं होगा। एक साथ नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड होगा। इसके इस हिसाब से तो फिर अपन ये भी कह सकते हैं मैंने बिल्डिंग परचेज की, वो भी अलाउ होगा सर, एक साथ नहीं होगा। अगर बिल्डिंग पे तो वैसे ही अपन लगाते हैं क्या लगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएशन अलग चीज है बेटा, हम उसको ये नहीं कह सकते परचेज ऑफ बिल्डिंग अलाउ। आपको ये नहीं पूछा जा रहा कितना, मैंने सिर्फ इतना पूछा परचेज ऑफ बिल्डिंग अलाउ है या नहीं। आपका जवाब यस और नो। एमसीक्यू क्वेश्चन, परचेज ऑफ नो बिल्डिंग। सर। नो सर। फिर तो मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ परचेज प्राइस अलाउड है या नहीं। नहीं है। के रूप में वो तो सबको आगे बात आएगी। चलो अच्छा ठीक है। आपने कहा, अभी आपकी इसी जवाब पे आ रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा कि सर एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अब आप कह रहे हैं सर इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, राइट? अभी तो ये बोल रहे हैं आप। वो भी नहीं हो सर, अब मुझे समझ आया, वो भी नहीं होगा क्योंकि मैंने एनिमल परचेज किया है तो उसकी लाइफ का तो मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता। वो 5 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, तो कैसे लगाऊंगा मैं? वो भी एंड में दे दूंगा सारा फिर तो। ये बात है ना, इसलिए समझो, एक आंसर अपना जो भी अपने माइंड में आ रहा है वो बोल दो और उसके बाद सुनो, ठीक है? तब समझ में आएगा बेटा। डेप्रिसिएशन आल्सो नॉट अलाउड, लाइफ स्टॉक पे तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है, ठीक है? तो ना तो खरीदते टाइम पे डिडक्शन मिली क्योंकि कैपिटल खर्चा था, कैपिटल खर्चा अलाउड नहीं होता इनकम टैक्स में। इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, वो अलग चीज है, दैट्स टोटली अदर थिंग, राइट? हमें कोई प्राइमरी पूछेगा हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड, ठीक है? तो कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन उस पर लगता नहीं है। तो सर इसका मतलब हमने ना तो खरीदते टाइम पे और ना ही जिंदगी भर जब हमने उसको यूज किया तब हम उस पर अभी तक कोई डिडक्शन नहीं लिए हैं। तो फिर कब लेंगे सर डिडक्शन? डेथ पे या फिर परमानेंटली यूजलेस जब हो जाएगा तब, क्योंकि तब जाके हमें एक्चुअल लॉस हो, ठीक है? आज की डेट में हमारा पैसा डूब चुका है, ठीक है? क्योंकि ना तो हमें उसका काम है अब और ना ही वो हमारे पास असेट रही, असेट तो ही नहीं है, वो यूजलेस असेट है। तो दैट्स व्हाई अब जाके अलाउ। कितना अलाउ होगा सर? जितनी हमने उस पर कॉस्ट लगाई थी, और अगर उसके बाद में उससे कुछ रिकवरी हो जाती है, मतलब हमने उसको किसी को बेच दिया उससे कुछ मिल गया, या मरने का उसकी स्किन या बॉडी बेच दी उससे कुछ मिल गया, तो कोई भी रिकवरी है बेटा तो वो अलाउ हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी, जो बचेगा दैट एक्सपेंसेस विल बी अलाउड। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सभी बता दो बेटा, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। सर वैसे लॉजिकली ये डिडक्शन गलत होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं 5 साल पहले 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी लाइफ स्टॉक में और 5 साल बाद आप मुझे दे रहे हो, तो वो 100 रुपए का जो इंटरेस्ट पार्ट है वो भी तो मेरी एक कॉस्ट हुई ना सर। लेकिन टैक्सेशन मुझे उसका डिडक्शन नहीं दे रहा। 100 रुपए आए कहाँ से तुम्हारे पास? कमाए होंगे, मैंने अपने फादर से लिए होंगे, कहीं से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लो सर। क्या कहाँ से लिए होंगे? अगर पूरा क्लियरली बोलो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इनकम टैक्स में पॉसिबिलिटीज नहीं होती, फिक्स होती है चीजें। आपके पास मेरे फादर ने मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट दे दिया था। ठीक है, मैंने 10,000 की 50,000 की ऑलमोस्ट काओ का रेट है, या मान लो कोई मैंने गाय खरीद ली सर एक, ठीक है सर। अब आप कह रहे हो कि अब मैंने एक साल लगा दिया, 5 साल वो गाय चली मेरे पास, उसके बाद वो मर गई और डिस्पोज हो कर दिया मैंने उसका गाय को। अब आप मुझे 5 साल बाद 50,000 का डिडक्शन दे रहे हो, लेकिन 5 साल के लिए 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसका डिडक्शन नहीं मिल रहा मुझे। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ सर। ओके, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात। आपने मान लो 50,000 में
काऊ नहीं खरीदी होती, फर्नीचर खरीदा होता, राइट? तब तो मिल जाता डिडक्शन आपको हर साल। जी सर। तो उस टाइम उसके इंटरेस्ट एलिमेंट का क्या होता? तब भी तो 50,000 लग गए, क्या वो अलाउ हो रहा था? नहीं तो फिर सर, अब तो ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो कंफ्यूज, तुम बातें ऐसी करते हो तो कंफ्यूज ही होगे। तुम ऐसी जाते हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, तुम बोलते ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चले जाते हो। आप मशीन खरीदो, आप गाय खरीदो, आपके पैसे जितने लगे हैं उसकी डिडक्शन मिलेगी ना। आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जा रहे हो कि सर मेरा उसका इंटरेस्ट एलिमेंट कहाँ गया, तुम्हारा लग रहा है क्या इंटरेस्ट? नहीं फिर तुम्हें डिडक्शन क्यों मिलेगी? अपन कॉस्टिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग में नॉशनल कॉस्ट आती है, टैक्स में थोड़ी नॉशनल कॉस्ट आती है। मैंने कहा ना, तुम मिक्स कर देते हो, अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स सब मिक्स कर देते हो। अब तुम कहोगे कि अच्छा सर मान लो मैंने ये 50,000 उधार लिए होते तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोच ही रहा था सर। मुझे पता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर मैंने 50,000 उधार लिए होते तो। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, क्या उस 50,000 के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट वहां हो जाता? जी हो गया सर, क्लियर। सर ये रिकवरी वाला वापस पॉइंट बताना, रिकवरी में क्या क्या चीज कवर्ड है? रिकवरी जैसे कि आपने स्किन बेच दी है ना, चमड़ी बेच दी उसकी, तो चमड़ी से जो भी पैसा मिल गया, मतलब हाँ, इसके बाद डेथ हो गई तो डेथ के हिसाब से सेल होगी, जैसे कि स्किन हो गई या डेड बॉडी हो गई, वो हो गई। और यूजलेस हुआ तो जिंदा तो है, यूजलेस हुआ है तो फिर आप उसको बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मीट के लिए दे दिया आपने, वो उस तरीके की रिकवरी हो सकती है। तो दैट मींस अल्टीमेटली मतलब डेथ होने के बाद ही मिलेगा ना? नहीं थोड़ी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक भेड़ है, भेड़ होती है ऊन के लिए, हाँ। बिजनेस है, आपने उससे ऊन निकाल ली, अब वो ऐसा हो गया कि वो ऊन नहीं दे सकती, जिंदा है वो तो, मरी नहीं है अभी, और आपने उसको किसी को बेच दिया, हो सकता है सामने वाला उसका कुछ भी करेगा, उससे हमें मतलब नहीं है, आपने उसको बेच दिया, तो हमारे लिए तो डेड बॉडी से नहीं है वो तो हमारे लिए तो उस असेट से ही रिकवरी है ना, समझ गए? तो हमारे जितने पैसे, कहने का मतलब है एक्चुअल लॉस निकालना है तुम तो ये लेके चलो कि आपको एक्चुअल लॉस निकालना है कि साहब मैंने लगाए थे 50,000 और मुझे इससे 10,000 वसूल हुए, वॉटएवर, चाहे स्किन से हुए, चाहे डेड बॉडी से हुए, चाहे जिंदा प्राणी से हुए, मुझे 10,000 की वसूली होगी। तो मेरा एक्चुअल लॉस आज कितना हो गया? 40,000, तो 40,000 अलाउ कर दूं। ओके ओके सर। चलिए, हाँ साकार पूछ रहे हैं सर 35E में प्रॉफिट वाला। बेटा 35E में प्रॉफिट का हमने ये पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख का खर्चा किया, मुझे 10 किस्तों में मिलना है, तो एक किस्त में कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास इस साल प्रॉफिट ही 90,000 रुपए का है, तो मैं इस साल तो 90,000 का खर्चा अलाउ कर लूंगा, प्रॉफिट हो जाएगा 0, और 10,000 का जो खर्चा है वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अगले साल 1 लाख की इंस्टॉलमेंट तो मिलेगी, उसमें 10,000 की और मिल जाएगी, तो 1.1 लाख का एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा। ओके साकार, ओके, एनीवन, कोई डाउट हो रहा है किसी के मन में? चलिए फिर आज के लिए इतना है। बेटा स्लाइड में दिखाता जा रहा हूँ, आप उस टाइम लेते रहे स्क्रीनशॉट, बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं होता बेटा, मैं काफी बार हर स्लाइड में दिखा के जा रहा हूँ आपको और बोल के भी जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इस क्लास के बाद गैप है या फिर अगली क्लास है? अगली क्लास है, गैप कहीं नहीं है सर एससीएम की क्लास है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सेम की नहीं है, हाँ तो वो ही गैप है, वो सेम टाइम, कोई क्लास टाइम चेंज नहीं है, अगर कोई क्लास ऑफ है तो वो उस टाइम ऑफ ही है। ओके सर, हाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाफट, जिसको लेना है लिख लिया सर, लिख लिया, ले लो भाई, जिसको भी लेना है एक बार।
फर्स्ट सेक्शन था, ये सेकंड सेक्शन था, ये थर्ड सेक्शन चल रहा है हमारा। ले लिया सबने? साकार भाई जवाब तो दे दो। हाँ तो जवाब तो दो, तुमने डिमांड करी ऊपर करने की, फिर जवाब नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा। यस चलिए, ओके थैंक यू बेटा।